हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आपके साथ वरुण सिंह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके आया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही कहीं न कहीं हमें एक डर सा लगता है कि भी पता नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है। अब आपके साथ जो मैं लेक्चर दूंगा आपको, यहाँ जहाँ से मैं लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा, या जो लेक्चर मेरे बनेंगे उनके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके चलेंगे बिल्कुल बेसिक से, जहाँ से कार्बन की शुरुआत होती है। जैसे हम 6th क्लास, 7th क्लास, 8, 9, 10 ऑनवर्ड जाते हैं तो कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, वहां से शुरू करेंगे हम। और कंप्लीट आगे का पार्ट, चाहे वो उसकी क्लासिफिकेशन हो, नोमेनक्लेचर हो, आइसोमेरिज्म की बात करें हम, उसके बाद जीओसी के जनरल रूल्स की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की बात करें, सभी पार्ट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ इन लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। और ये एक ऐसा पार्ट है कि यदि हमने ऑर्गेनिक इस पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया तो +2 क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से समझ में आ जाती है। और आई अश्योर्ड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट लेक्चर हम लेके चलते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। आखिर किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो लेट्स वी स्टार्ट। तो चलिए, जीओसी एक्चुअल में शब्द आपको बार बार लिखा हुआ मिलेगा, जीओसी। तो जीओसी का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम जीओसी बोलते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो जीओसी में भी हमने दो पार्ट बनाए, GOC 1 एंड GOC 2। GOC 1 के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे और GOC 2 में क्या करेंगे। GOC 1 के अंदर हम बिल्कुल बेसिक करेंगे, जहां से एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो GOC 1 के अंदर हम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। आखिर कार्बन के बिहाफ पे, हाइड्रोकार्बन के बिहाफ पे किस तरह से क्लासिफिकेशन हुई। और नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब IUPAC के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म में कंप्लीट आइसोमर पढ़ेंगे हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर, कंप्लीट पार्ट इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद जीओसी सेकंड में हम जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, यहाँ से हमें काफी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और इसी जीओसी के अंदर हम सेकंड पार्ट, जो हम जब ये सारा पार्ट समझ जाएंगे इतना, तो इसी के अंदर हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। और जब हम हाइड्रोकार्बन समझ जाएंगे तो इसका प्रैक्टिकल वर्जन जो होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल जहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे पास पार्ट होता है वो प्योरिफिकेशन। कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम किस तरह से प्योरीफाई करते हैं, तो प्योरिफिकेशन। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये पहले भी हमारे पास वर्ड आ चुके हैं कि भी कितनी अमाउंट हुई और कौन सा प्रोडक्ट बना, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अपने पास जो GOC 1 है और GOC 2 है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ये अगर आप पार्ट समझ जाते हैं तो ये आपके +2 का बेस होता है। यहाँ से हमारा सारी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है। और फिर +2 में जब हम चलते हैं तो वहाँ हमारे पास 4 यूनिट्स हम स्टडी करते हैं। पहली यूनिट हम स्टडी करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट रहेगी वहाँ। और बुक के अंदर तो यूनिट नंबर 10 के नाम से है। फिर हम पढ़ते हैं एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अमीन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या अमीन के बारे में। अब आप जो यहाँ पढ़ेंगे +2 में, वो उसके अंदर +1 का काफी रोल है। तो अभी हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक समझ लें तो +2 हमें आसानी से समझ में आएगी। और
बोर्ड के अंदर अगर आप देखें तो 33 से 35 मार्क्स का काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आता है। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये अपनी बड़ी हिस्सेदारी रखता है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो या फिर वो नीट का एग्जाम हो, दोनों के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की अच्छी खासी हिस्सेदारी होती है। तो इस 1 और 2 दोनों एस्पेक्ट्स को आप बेहतर समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारे पास है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, और उसके अंदर हम लेक्चर 1 लेके चलते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पास बुक नोटबुक होगी और बुक नोटबुक के साथ आप साथ साथ नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, वो आपके स्थायी नोट्स होंगे। तो चैप्टर 1 हमारे पास है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर जीओसी के अंदर, और लेक्चर 1 हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स वी स्टार्ट। अगर हम इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को लेके चलते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड नोमन क्लेचर, और इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाते हैं जहां से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म हुआ, क्या पॉइंट थे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बताए गए। तो जनरल इंट्रोडक्शन सेक्शन में सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतिहास के बारे में जानते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ कैसे कंसेप्ट को पता लगा। तो साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 ईयर्स, 200 साल पुरानी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, जैविक का मतलब होता है जीव, जीव का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो जीवित है, वो चाहे एनिमल है प्लांट है, उसके अंदर जो केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और 200 साल पहले तक इस पॉइंट के ऊपर काफी वर्क हुआ है। और अराउंड द ईयर 1780 केमिस्ट बिगेन टू डिस्टिंग बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। देखो दो के अंदर ही मिलेंगे, तो प्लांट में मिलेंगे, एनिमल में, यही दोनों दोनों ही ऑर्गेनिक है, जैविक है। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल सोर्स। तो साइंटिस्ट ने 1780s के अंदर ये पॉइंट सेपरेट करना शुरू कर दिया था कि प्लांट और एनिमल में जो कंपाउंड मिलते हैं वो, और जो हमें इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अजैविक, अजैविक का मतलब होता है जो मृत, पहाड़ हुए, पत्थर हुए, कंक्रीट हुई, वहां से जो मैटर मिलता है, कहता है वहां जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो अलग हैं, और प्लांट और एनिमल्स में मिलते हैं वो मैटर अलग हैं। ये काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है ब्रिजलियस के ऊपर। और ब्रिजलियस ने 1815 के अंदर, एक स्वीडिश केमिस्ट्री था, उन्होंने एक थ्योरी दी, दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली बार ब्रिजलियस ने बताया था कि वाइटल फोर्स, एक कोई हल्का सा फोर्स होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। हाउ एवर दिस नोटेशन वाज रिजेक्टेड इन 1828, और उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, दैट इज कॉल्ड एफ वुलर, सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। पहली बार वुलर ने लैब के अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ये रहा हमारे पास अमोनियम साइनेट, दैट कंपाउंड इज अमोनियम साइनेट। इस कंपाउंड को उन्होंने, वुलर ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, और पहला कंपाउंड जो उसने डेवलप किया, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज द यूरिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 और CONH2, और यहाँ जो हमारे पास लिखा है ये इसके बीच में डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो ये फर्स्ट कंपाउंड था यूरिया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास यूरिया है, और जिसने वुलर ने सिंथेसाइज किया, किसे सिंथेसिस किया, अमोनियम साइनेट से सिंथेसिस किया। इससे पहले किसने बताया था, बिजलियस ने बताया था 1815 में, कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक दूसरे के साथ होल्ड करने के लिए। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम आगे इस कंसेप्ट में बढ़ते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जनरल इंट्रोडक्शन में ही हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की आखिर डेफिनेशन क्या है, हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्या है हमारे पास
जिस पार्ट को लेकर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन, जिसके अंदर ये दोनों हो वो तो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव्स का मतलब, अब जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, और इसके साथ ये जुड़ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव कहलाएगा, मतलब उसके साथ मिलके आगे कोई चेन बनाई, आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक शब्द आता है कैटिनेशन, शब्द आता है कैटिनेशन, कैटिनेशन। ये शब्द आपको 10th क्लास में मिला होगा, छोटा भी मिला होगा। कार्बन की एक खास बात होती है, कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन इसरे, एक एटम दूसरे एटम से इंटरलिंक होता चला जाता है और एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर लेता है। तो कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से हम हाइड्रोकार्बन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हमने डेफिनेशन बता दी, कंपाउंड्स इन विच ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट। कहते हैं कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे ये है, इसको क्या बोलोगे, क्या मौजूद है इसके अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये है, इसके अंदर क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये है हमारे पास, इसमें भी क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये सारे के सारे केस, कितने भी केस देख लो, सभी में कार्बन प्लस हाइड्रोजन है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसी हाइड्रोकार्बन, जैसे CH4 है, तो इसको हम लिख दें ऐसे CH3Cl, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यदि कुछ जुड़ जाता है तो उसको फिर हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में क्या होंगे हमारे पास, देखिए, कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को हम बता सकते हैं कि कंपाउंड्स इन विच ओनली हाइड्रोजन कार्बन, ये तो हाइड्रोकार्बन हुआ, एंड सम अदर हेटेरो एटम्स आर प्रेजेंट लाइक द ऑक्सीजन क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। हेटेरो एटम्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से अलग होता है, उसको हम बोलते हैं हेटेरो एटम। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, इन दोनों के अलावा अगर जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम। फॉर एग्जाम्पल, यदि इसके साथ हमारे पास ये कंपाउंड है C2H5OH, क्लियर, तो इसके अंदर देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, और एक एटम अलग से जुड़ गया, ऑक्सीजन। So it is called known as the hydrocarbon derivative. Like that, in this case, you can see carbon, hydrogen, and different atom is nitrogen. So it is also known as the hydrocarbon derivative. इस केस में कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, और डिफरेंट एटम क्या है, क्लोरीन है। सो इट इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। चलिए, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको लेकर हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है टेट्रा वैलेंसी। अगले हम पॉइंट लेके चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। और फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की खास बात होती है कि कार्बन का नंबर कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। और यदि 6 कार्बन के नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2 और 2p2, हमारे पास 6 पूरे हो गए। अब इसकी ग्राउंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, जैसा है वैसा ही। तो फर्स्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से, 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 2, पहले सिंगल सिंगल फिलिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम पेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन की। अब एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि ये अपने बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना सकता है देखा जाए तो किस तरह से बना सकता है, तो ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास एक यहाँ पेयरिंग है, ये अगर कार इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे की तरफ चला जाए तो ऐसा हो जाएगा हमारे पास, बोलो हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ इसके साथ कितने बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास, 4।
तो इसके साथ 4 एलिमेंट्स आसानी से आके जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 इसके पास सिंगल है, तो यहाँ जो आएगा वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और पेयरिंग कर लेगा। तो इस तरह से कार्बन के पास कभी भी ध्यान से देखेंगे तो 4 एटम्स की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। और इसलिए हम जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन के चारों तरफ इस तरह से लिखते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अगर हम बात करें आगे, टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी अगर हम देखें किसके अंदर, मल्टी बॉन्डेड कंपाउंड्स के अंदर अगर हम देखें, मल्टी बॉन्डेड कंपाउंड्स भाई जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो उस प्रॉपर्टी को भी देखें तो किस तरह से होगा। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें खास बात क्या होगी, ये देखो, ये कंपाउंड है तो देखो ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, मल्टीपल बॉन्डेड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, सेकंड प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी कार्बन की इसी की वजह से, टेट्रावैलेंसी की वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, या कह सकते हैं कार्बन की एक अपने आप में यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड बना सकता है। तो क्या कार्बन इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। तो अगर हम इसके अंदर देखें ध्यान से तो कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, वो लोग कर सकता है कि नहीं कर सकता। कार्बन सिंगल भी बना सकता है, सिंगल और डबल भी बना सकता है, सिंगल प्लस ट्रिपल की बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि कार्बन दोनों तरफ इस तरह से डबल बॉन्ड भी बना दे। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो कि 4 की वजह से ये प्रॉपर्टी उसके अंदर और होती है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं कार्बन की, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज ए कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन का एक एटम दूसरे एटम से इस तरह से लिंक हो जाता है, सेल्फ लिंक हो जाता है और एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर लेता है। ये भी कार्बन की खास प्रॉपर्टी, ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही लॉन्ग चेन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम आगे चल के देखेंगे तो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं वो इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही इसके अंदर फॉर्मेशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टी नंबर 3। यहाँ 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हैं और तीनों ही प्रॉपर्टी कार्बन की वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे चलिए, अब हम जो कार्बन के बॉन्ड पता लग जाता है तो उससे आगे चल के हमें एक दो तरह के बॉन्ड आप लोगों को पता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है हमारे पास पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशंस हम सीखते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन खूब आते हैं हमारे पास। तो आप लोगों को डिटेल नहीं बताएंगे कैसे, क्योंकि आप लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सिंपल तरीके से। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां हमेशा एक सिग्मा होता है। यदि डबल बॉन्ड हमारे पास होता है तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और एक हमारे पास क्या होता है, पाई होता है। एक सिग्मा एक पाई, ये हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं वहां हमें पता लगता है। और यदि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और कितने पाई होंगे, 2 पाई होंगे। ये आपने पढ़ चुके हैं इस कंसेप्ट को। और दूसरी बात, एक तो हम इस तरह से बता देते हैं सिग्मा पाई, और दूसरा हम भाई हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा और पाई से हम क्या बता सकते हैं, अगर हमें सिग्मा और पाई पता लग जाता है तो हम हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं किसी एटम की कि कितनी हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे स्टेरिक नंबर की हेल्प से कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इन दोनों को जोड़ दें तो ये स्टेरिक नंबर होता है और स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे हमारे पास है CH4, अब CH4 को आप चारों तरफ से देखें तो हाउ मेनी आर सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, तो 1 2 3 4, तो सिग्मा बॉन्ड टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिए 4। कोई लोन पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है, इसके अंदर 0 है। तो जो इसका स्टीरिक नंबर कितना आया, 4 आया। तो यदि स्टीरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3, 3 और 1 4, s पे हमेशा एक ही रहता है। ऐसे ही मैं आपको दिखाऊं NH3 अमोनिया, यदि अमोनिया की कोई हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कहे तो स्टीरिक नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, नाइट्रोजन के नंबर कितना होता है, 7, और ये कितना लिख सकते हैं हम, 2 5। तो 5 को इस तरह से डिनोट किया जाएगा, कर दिया। अब 3 इसके साथ हाइड्रोजन, हम लेवी स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं
और इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी और ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, मतलब अगर हम स्टीरिक नंबर इसके अंदर फाइंड आउट करना चाहें तो सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर कितना है, 1 है। टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 4। अब 4 की हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारे पास क्या बनेगी, sp3। इस तरह से हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इस पार्ट में, और अगला पार्ट हम देखते हैं इसमें कि हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, शेप हम ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक चार्ट है, इस चार्ट की हेल्प से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, हालांकि हम ये सारे कंसेप्ट 4th यूनिट में हम समझ चुके हैं। यदि हमें किसी की हाइब्रिडाइजेशन, हमें बॉन्ड एंगल, शेप, सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने हो तो कैसे करते हैं ये देखिए। अब मान लीजिए हमारे पास sp3 का केस है कोई भी, तो sp3 के केस में ऐसे ही हमें 4 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। तो 4 सिग्मा मिलेंगे और पाई क्या मिलेगा, उसमें 0 मिलेगा। और उसके अंदर अगर sp3 होगी तो शेप हमेशा कैसे आती है, टेट्राहेड्रल आती है। और बॉन्ड एंगल हमारे पास 109.28 का होता है। अभी हमने CH4 के साथ इसको एक्सप्लेन किया। यदि स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का है कि सिग्मा उसके अंदर कितने हो, 3 हो, और पाई कितना हो, 1 हो, तो उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन हम किसके ब्याह पे बनाते हैं, सिग्मा के ब्याह पे बनाते हैं। 3 है तो 2 और 1 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी एंगल 120 और ट्राइगोनल प्लेनर होता है हमारे पास। ऐसे ही अगर हमारे पास 2 सिग्मा 2 पाई हो तो सिग्मा के ब्याह पे बनेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, एंगल 120 होगा, और शेप कैसे आती है हमारे पास, लीनियर शेप आती है। यदि हमारे पास 2 सिग्मा 2 पाई हो, ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, उस कंडीशन में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, और शेप हमेशा कैसी बनेगी, लीनियर शेप बनेगी। ये हम केमिकल बॉन्डिंग यूनिट नंबर 4 है उसके अंदर इस कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा समराइज वे में इस पार्ट को ले रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है और हमें इस एग्जाम्पल को बताना है कि बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द गिवन कंपाउंड्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, तो फटाफट बताइए कि इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द गिवन कंपाउंड्स। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड को हम ओपन करेंगे, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन इस तरह से कनेक्टेड हैं, और ये ट्रिपल बॉन्ड है इसके साथ नाइट्रोजन के साथ। तो ये सिंगल और ये सी ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास कैसा हो गया, एन हो गया। अब मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको कि सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कैसी होती है, sp3 होती है, ये आप याद रख लेना। डबल बॉन्ड के साथ हमारी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp2 होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट करना भी सीखा था बॉन्ड से। और ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी, sp आएगी। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये सिग्मा 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 सिग्मा। अब 4 सिग्मा है इसके पास, तो सिग्मा अगर 4 है हमारे पास, पाई क्या है, 0 है, लोन पेयर क्या है, 0 है, तो 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। इस कार्बन पे आते हैं, तो एक सिग्मा है, इधर क्या है, एक सिग्मा है, और पाई कितने हैं, 2 पाई है। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 2, और पाई की वैल्यू कितनी है, 2। तो पाई का तो कोई लेना देना होता नहीं, ठीक है। तो हमारे पास 2 सिग्मा हो गई, तो 2 सिग्मा के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp बनेगी। इसलिए इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, sp बनेगी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आराम से आप बता सकते हो कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी। नोट कर लें इसको और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम विद डायग्राम मैंने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ये हमारे पास केस है, इस केस को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो हमने दोनों हाइड्रोजन इस तरह से रिप्रेजेंट की। फिर डबल बॉन्ड है बीच में, फिर कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, और फिर थर्ड कार्बन है, और थर्ड के साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इनके बीच में ये डबल बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई निकालें इसके, तो देखो एक सिग्मा, यहाँ पाई, और यहाँ सिग्मा, टोटल सिग्मा कितने हुए, 3। 3 सिग्मा के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp2।
इस कार्बन पे आए तो देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल सिग्मा कितने हुए, दो, तो दो सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp2। इस कार्बन पे आए तो इसमें एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा पे क्या बनेगी, sp2। तो हम तीनों कार्बन्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आसानी से हम क्या बता सकते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरह के हमें मिलेंगे, आगे हम स्टडी करेंगे तब। अगले एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, कार्बन 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने फर्स्ट कार्बन लिया, उसके तीन हाइड्रोजन लगाए, हमने तीनों हाइड्रोजन रखी। सेकंड कार्बन पे दो हाइड्रोजन थे, थर्ड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी कर दिया, और फोर्थ कार्बन पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ हमने इसको फिनिश कर दिया। अब देखो सिग्मा काउंट करो, 1, 2, 3 एंड 4, तो चार सिग्मा है, तो चार सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3। इस कार्बन पे आओ, कार्बन नंबर 2 पे एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, यहाँ भी चार सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3। इस पे आओ, एक सिग्मा, एक सिग्मा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड जो होता है उसके अंदर एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, तो हमारे पास दो सिग्मा हो गए, तो दो सिग्मा की हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो इधर हम देखो हमारे पास ये कार्बन है, तो यहाँ हमारे पास एक सिग्मा है, दो की तो sp बन गई, तो यहाँ लास्ट वाले केस में हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो यहाँ हमारे पास एक सिग्मा की फॉर्मेशन है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगी, sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। थोड़ा सा देखो टिपिकल सा केस है, और उस केस को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, मतलब दो तक तो sp थी लेकिन वैल्यू उससे कम आ जाती है तो sp ही हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्मेशन होगी। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला केस देखते हैं, फिर हमें सेम जो हमने पढ़ा है उसी में से केस उठाया हमने, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। जो कंपाउंड दे रखे हैं इसके अंदर से हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने क्या होंगे। तो केस, फर्स्ट केस हमारे पास है, अब ये जो कंपाउंड दे रखा है इसमें कार्बन कितने हो गए, टोटल तीन। अब इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से खोल सकते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड देखो, इसमें पहले कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, चार, दूसरे कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करें पहले, तो हमारे पास तीन, तीन छः, सात, हमारे पास हो गए एक दो, यहाँ से चलते हैं एक दो तीन, ठीक है, चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 सिग्मा हो गए, तो सिग्मा बॉन्ड हुए हमारे पास 10। पाई बॉन्ड कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हो गए जीरो। हमसे पूछा क्या था, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना हमें, कि हमें ना तो कोई हाइब्रिडाइजेशन की बात की ना कुछ हो। क्लियर। अगर मान लो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते तो पहले वाले कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड थे, एक दो तीन चार, दूसरे कार्बन पे कितने सिग्मा थे, चार, तीसरे पे कितने सिग्मा थे, चार, तो इसका मतलब हर कार्बन के ऊपर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनती, sp3, सभी कार्बन पे बनती sp3। चलिए दूसरा कंपाउंड हमें ये दे रखा है, इसके अंदर ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बार बार आपके सामने आएगा, इस तरह से बॉन्ड लगे हुए आए, या फिर ये कंपाउंड इस तरह से लिखा जाए, ये। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किसका होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो हमसे जो पूछा गया है वो केस अब बेंजीन के अंदर पूछा गया है। तो चलिए बेंजीन में सिग्मा और पाई कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा देखते हैं, इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12, ये इस वाले बॉन्ड की तरफ, तो 12 सिग्मा। पाई कितने हो गए, एक पाई, दो पाई, तीन पाई, तो 12 सिग्मा और तीन पाई। तो देखो पाई बॉन्ड बिल्कुल अलग से बता रखे हैं हमें, सिग्मा अगर हमने वहां कैलकुलेट कर ली तो इस तरह से डबल बॉन्ड पे पाई होगा। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, थोड़ा सा टिपिकल सा केस दिखाई दे रहा है आपको देखने पे। तो इसमें भी हमसे वही पूछे, सिग्मा और पाई बताइए कितने होंगे। जैसा स्ट्रक्चर आपके सामने, हम उसी हिसाब से हम इसके सिग्मा और पाई कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा अगर इसका आप कैलकुलेट करोगे टोटल, तो हमारे पास कितने बनेंगे, ये देखो
अगर हम इसके अंदर देखें पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से खोल के, तो कैसे बनेंगे इस कार्बन पे? वैसे मैं डायरेक्ट कहूँ तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर दूं। 3 सिग्मा तो इधर हो गए, सभी के बाहर की तरफ 3 सिग्मा, यहाँ 2 सिग्मा, यहाँ सिंगल है, यहाँ भी 3 सिग्मा। तो देखो 3 3 यहाँ हो गए, फिर इसके बाद ये सिग्मा, ये ये ये, और फिर ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले जो केस हैं, इन सभी के अंदर क्या है, सिग्मा मौजूद है। क्लियर? इन सारों को जोड़ेंगे आप, तो हमारे पास सिग्मा की जो वैल्यू बनेगी वो लगभग हमारे पास 25, तो हमारे पास क्या बनेंगे, सिग्मा बनेंगे। और पाई कितने बनेंगे, 1 2 3 और 4। तो पाई जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी वो कितनी होगी, 4 की होगी। ये कंपाउंड नोट कर लें, उसके बाद सोल्व कर लें, तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे। नोट जरूर करते रहना, क्योंकि कंपाउंड नोट करके सोल्व करेंगे, टिपिकल केस है। इन केस को हम बार बार करेंगे तो हमें ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए अगले केस पे चलते हैं हम। हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन्स। ये बताइए sp2 कार्बन्स कितने होंगे हमारे पास। बिल्कुल सिंपल सा केस दिया है, तो हम इस कंपाउंड को सबसे पहले ड्रा करके देखेंगे। तो हमारे पास हम इसको थोड़ा सा ड्रा करते हैं, खोल के ड्रा करके चलते हैं। तो ये बेंजीन का केस है अपने पास, तो ये इसके साथ बॉन्ड लगे हुए हैं। क्लियर? जो ये दिखाई नहीं दे रहे वहां भी हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ भी एक एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है ऐसे। ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि कार्बन यहाँ ऑलरेडी कार्बन है, तो कार्बन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ आगे दूसरा कंपाउंड जुड़ गया, तो डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको करेक्ट करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखा नहीं रखे, तो सी, उसके बाद ये ऑक्सीजन जुड़ गई है डबल बॉन्डेड, फिर ओ, फिर एक कार्बन और हमारे पास, उसको लेंगे सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, 2 ऑक्सीजन है इसके साथ। ओके ओके, तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लेके चलेंगे। तो हम लेंगे सी ओ और फिर सी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट का मेंबर जो होगा वो होगा सी, और फिर उसके बाद सी, फिर एच, और फिर एच। ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, देख पा रहे हैं आप सभी। 6, और ये 2 साइड से करेगा तो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। लेव स्ट्रक्चर में आप इस बात को समझ पाए स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। अब हमें sp2 कार्बन इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने कि भाई sp2 कार्बन कितने हैं। तो sp2 के लिए जो सिग्मा की प्रॉपर्टी है, वो सिग्मा कितने होने चाहिए, 3 सिग्मा होने चाहिए। तो जिस जिस कार्बन पे 3 सिग्मा आएंगे वो सारे किस कंडीशन के अंदर आएंगे, sp2 कंडीशन में आएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक, एक और एक इस तरफ से, तो देखो इस कार्बन पे कितने सिग्मा है, 3 है। तो ये कार्बन हमारे पास कैसा है, sp2 है। ये कार्बन भी हमारे पास कैसा मिलेगा, sp2। ये कार्बन भी हमें कैसा मिलेगा, sp2। ये कार्बन भी हमें कैसा मिलेगा, sp2। तो यहाँ जो कार्बन है वो लगभग सभी कार्बन sp2 है। ये कार्बन भी हमारे पास क्या है, sp2 है। लेकिन इस कार्बन पे देखो, एक सिग्मा एक सिग्मा, तो ये हमारे पास sp है, तो ये कार्बन नहीं होगा, ये कार्बन भी नहीं होगा। इस कार्बन पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ कार्बन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, sp2। बोलो, कोई डाउट? इस कार्बन के ऊपर आएंगे तो यहाँ सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ sp3 आएगी, तो ये नहीं होगा। तो टोटल sp2 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और एक ये वाला था 7। तो हमारे पास 7 जो है, अपने पास 7 कार्बन ऐसे हैं जिनके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्मेशन हो रखी है। तो ऐसा हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। ये टिपिकल एग्जांपल्स मैंने उठाए, तो आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं हम। तो आज का जो लेक्चर था हमारे पास, उसको हमने कंप्लीट किया, और उसके अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जिसके अंदर मैंने आज आपको सिग्मा, पाई, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशंस, ऐसे केस मैंने आपको आज समझाए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारे पास क्लासिफिकेशन का होगा, कि आखिर हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं,
प्राइमरी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये सारे पार्ट्स हम अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे। तो आई होप ये कंसेप्ट आज जो मैंने आपको करवाया बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड डीपीपी और असाइनमेंट आपको जो माई कैरियर माई प्लान ऐप है उसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहां से जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर जाके माई कैरियर माई प्लान ऐप डाउनलोड करें और वहाँ ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद।